CS Aisha Kiswani and आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स दैट इज योर फोर्थ पेपर इन CS EET फाउंडेशन प्रोग्राम. नाउ बाय द टर्म करंट अफेयर्स हम ये समझते हैं कि दैट द इवेंट्स गोइंग अराउंड अस इन अ डे टू डे लाइफ, इट्स करंट अफेयर्स. अब सेकेंड क्वेश्चन वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ इज CS में फाउंडेशन में ये सब्जेक्ट क्यों है, आपको सब्जेक्ट की क्या जरूरत है. नाउ एक प्रोफेशन का बेस होता है. करंट अफेयर्स डे टू डे हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग होता है. ओके अब अगर आप एक प्रोफेशनल लाइन में जा रहे हैं या इवन बिजनेस लाइन में जा रहे हैं, बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन आपको करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज, डेली अपडेट होना बहुत जरूरी है. किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी बिजनेस में जब तक आप अपडेटेड नहीं है आप ग्रो नहीं करेंगे. आपका IQ, आपका इंटेलेक्ट इससे बहुत बढ़ता है. आप अपनी अपॉर्चुनिटीज अगर एक्चुअल में ग्रैब करना चाहते हैं तो आपको पहले अपडेट होना पड़ेगा. उसके लिए आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स टॉपिक भले कम मार्क्स का जरूर हो पर होता जरूर है. ये सब्जेक्ट पास करने के लिए आपको सिर्फ ये मॉड्यूल नहीं, आपको अपना क्यूरोसिटी लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल 3 इडियट्स मूवी, आमिर खान, उसने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज, एक्चुअली उस मूवी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बट उसमें एक चीज उसने बहुत इंटरेस्टिंगली कही थी कि एक क्यूरोसिटी लेवल होना चाहिए, एक कीड़ा होना चाहिए जो आपको और जानने के लिए उत्सुक कर सके. तो हम करंट अफेयर्स को अगर एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं ना तो सिर्फ इस मॉड्यूल नहीं, आपको अंदर से एक क्यूरोसिटी लेवल जगाना पड़ेगा जिससे आप अपने आप को और आगे बढ़ा सकते हैं. इस मॉड्यूल में ICSI ने आपको बहुत ही लिमिटेड और कन्फाइंड वे में कुछ चैप्टर्स को ले डाउन किए हैं. उस चैप्टर्स को उन्होंने 4 सेक्शन में डिवाइड किए हैं. मतलब कुछ टॉपिक्स, बहुत सारे कन्फाइंड टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स को 4 चैप्टर में डिवाइड किए हैं. मैं वो आपको चैप्टर बताऊंगी, मैं उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगी. ओके इनकी अप्रोच क्या है, ICSI ने क्या अप्रोच ली है, उन्होंने एक टॉपिक लिया है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो करंट न्यूज हमारे अराउंड हुई थी उसको डिफाइन किया है, तो आपकी नॉलेज में वो चीज आएगी. तो मैं पहले स्टैटिक इंफॉर्मेशन दूंगी कि वो चीज क्या है. फॉर एग्जांपल बैंकिंग टर्म क्या है, फॉर एग्जांपल IMF क्या है, तो एक स्टैटिक नॉलेज आपको मिली जाएगी कि वो चीज क्या है, उससे रिलेटेड क्या न्यूज हुई थी, फिर आप वो जानेंगे. तो इस बुक में जितना कन्फाइंड नॉलेज हमारे पास दिया गया है हम पहले उसको कवर करेंगे. लेकिन एक्चुअल में अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बुक्स आती हैं जिसमें करंट अफेयर्स दिए जाते हैं, अगर वो देखेंगे तो ये सब्जेक्ट बहुत फास्ट है. आप इसको जितना पढ़ेंगे कभी खत्म नहीं होना है. तो फर्स्ट हम क्या कवर करेंगे, जो हमको ICSI ने दिया है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ओके अब करंट अफेयर्स ये आपका फोर्थ पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है एक्चुअल में. सो जो बुक या कंटेंट या आपका राइटिंग है वो आपका 20 मार्क्स कवर करता है. तो 20 मार्क्स के लिए आप दैट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज वो आपको बहुत आगे भी बढ़ा सकता है. तो पहले हम मॉड्यूल कवर करेंगे, उसके बाद उस थोड़ी और एक्स्ट्रा चीजें जो आपको लगेंगी न्यूज़पेपर के थ्रू या अपार्ट फ्रॉम ई-पेपर्स एंड एवरीथिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो यूज होता है, फिर हम उसकी तरफ बढ़े. आपको खुद पढ़ना होगा, थोड़ा सा मेरे को जो पता होगा, मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट है तो मैं एड ऑन करती जाऊंगी. अब इसको पढ़ने का, अगर आप कोई भी चीज एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, कोई भी आप न्यू पेपर न्यू बेस शुरू करना चाहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम में, कोई भी न्यू चीज में आपका फर्स्ट स्टडी बेस क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए, जो पहला होता है, वो बहुत सही होना चाहिए. सो मेरे अकॉर्डिंग इस पेपर को पढ़ने का जो अप्रोच है वो कुछ ऐसा रहेगा कि ये पेपर, अब मैं नहीं चाहती कि आप बार बार मॉड्यूल खोल के पढ़ें, तो मैं चाहती हूँ आप एक कॉपी लें, एक पेन लें, आप उसको रेडी करके अपने पास रखिए. इसमें आप अगर देखेंगे ना, उन्होंने जो टॉपिक्स को है वो 4 चैप्टर में डिवाइड किया है. दैट इज फर्स्ट इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, सेकंड इज फाइनेंशियल अफेयर्स, थर्ड इज पॉलिटिकल अफेयर्स एंड फोर्थ इज लीगल एंड अदर अफेयर्स. ये बुक को उनके भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक को उन्होंने 4 चैप्टर में डिवाइड किया, लेकिन कंटेंट नहीं दिया है कि इन 4 चैप्टर्स के अंदर टॉपिक क्या है. मैं अभी फर्स्ट चैप्टर से शुरू करूंगी. फर्स्ट चैप्टर में जो भी कंटेंट है मैं वो रिसाइट करूंगी, आप उसे नोट करेंगे. नोट करने के बाद उसमें जो टॉपिक्स हैं उसको आप अलग से डिटेल में लिखिएगा. फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरनेशनल बॉडीज हैं, इंटरनेशनल बॉडीज में फर्स्ट टॉपिक है IMF. मैं आपको जो नोटिंग दूंगी कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, आप वो कंटेंट लिखेंगे. फिर जब मैं IMF के बारे में बताऊंगी तो आप वो IMF की डिटेल जहाँ लिखेंगे, आप उस पूरे कॉपी को पेज नंबरिंग वाइज डिवाइड कर लीजिए. ये मेरा अप्रोच है. आप अगर डिफरेंट अप्रोच कैरी करना चाहें तो दैट इज ऑन यू, बट आई थिंक दिस विल बी अ गुड वन फॉर यू. एंड क्योंकि ये करंट अफेयर है, हमको ये वापस नहीं पढ़ना है,
तो ये आपको बार बार काम नहीं आएगा, लेकिन वो स्टैटिक नॉलेज आपको जरूर काम आएगी और आप खुद लिखेंगे तो आपको ज्यादा याद भी रहेगा। ओके, तो जब मैं आपको उस कंटेंट के बारे में बताऊंगी तो अकॉर्डिंगली पेज नंबर आप उस कंटेंट जो आप बनाएंगे उसमें लिख सकते हैं। So now I'm starting with the first chapter. So I'm reciting the content of the first chapter, which you need to note it down. Okay. So I'm gonna show you also, and I'm gonna recite also. Okay. Chapter 1. Just note it down. Chapter 1. International and National Affairs. International and National Affairs. Now, in international and national affairs, number 1 point would be international bodies. International bodies. आप कहीं पे भी आप इंटरनेशनल बॉडीज करके लिख दीजिए, फिर उसको ऐसे चार्ट वाइज जो मैं बोलती जा रही हूँ डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे बना हुआ है। आप इसको किसी और अप्रोच में बनाना चाहें तो प्लीज। इंटरनेशनल बॉडीज पॉइंट नंबर 1, जिसमें आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट है आप IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सेकेंड वुड बी एशियन, जस्ट राइट द शॉर्ट फॉर्म फॉर नाउ, आई विल गेट इनटू डिटेल्स आफ्टर। Then first IMF, second Asian, third BRICS, BRICS, fourth SAARC, SAARC, fifth G20, sixth BIMSTEC, BIMSTEC, BIMSTEC. These are the name of the international bodies. ये कुछ है जो ICSI ने कवर की है, ऐसी बहुत सारी हैं। ये कुछ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंडिया इन्वॉल्व है, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, और ये कहीं ना कहीं एक्टिव रही थी इन रिसेंट इवेंट्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, पॉइंट नंबर 2 आप लिखेंगे नेशनल बॉडीज। पॉइंट 2 ये इंटरनेशनल बॉडीज थी, पॉइंट 2 में आप लिखेंगे नेशनल बॉडीज। बहुत सारी नेशनल बॉडीज होती हैं, जो जानने वाली हैं वो ये है। पॉइंट नंबर 1 आप लिखिए नीति उद्योग, NITI, नीति उद्योग। आई एम सेइंग यू डोंट लुक एट द पेज राइट नाउ, जस्ट नोट इट डाउन। नेशनल बॉडीज के अंदर फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा अपना नीति उद्योग। पॉइंट 2 आ जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। सी दिस इज द चार्ट ऑफ नेशनल बॉडीज। आपका कंटेंट में इस चैप्टर का तो सेकंड टॉपिक है नेशनल बॉडीज, जिसमें फर्स्ट आ गया नीति आयोग, सॉरी इफ आई सेड उद्योग, सॉरी इट्स नीति आयोग। सेकंड आ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा आपका सेबी। पॉइंट 4 CCI, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। थर्ड IBBI, दैट इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। And then last is ICSI. सेकेंड पॉइंट आपका नेशनल बॉडीज आ गया। बस आप शॉर्ट फॉर्म नोट कर लीजिए। ये जब कोई नॉर्मल हमारे डे टू डे हमारे पेरेंट्स से हमारा कोई बड़ा बात कर रहा होता है ना प्रोफेशनल वाइज, तो हमको सुनने में बड़े टेक्निकल लगता है। क्यों टेक्निकल लगता है कि बहुत भारी भारी बातें कर रहे हैं सब? क्योंकि हमसे उसके बारे में पता नहीं है। आप जब एक चीज को जानने लग जाएंगे ना, तो उस चीज से रिलेटेड डर या वो टेक्निकल साउंड नहीं करेगा इतना, वो बहुत ईजी साउंड करेगा। सिर्फ एक स्टेप दूर है आप उस चीज को जानने से। क्यूरोसिटी है जो आपको वो स्टेप लेना जरूरी है। ओके, तो अभी तक हमने 2 चीजें की, इंटरनेशनल बॉडीज, सेकंड किया नेशनल बॉडीज। अब थर्ड नोटिंग कीजिए समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, SUMMITS, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस और समिट्स होते हैं जिसमें कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, कुछ पैक्ट्स बनते हैं। सी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, ये है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। यह थर्ड पॉइंट है। उसके अंदर कौन कौन से समिट्स और कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट है G7 समिट, G7 समिट। देन इट्स G20, सी G20। Then it's 22nd National Conference, 22nd National Conference on E-Governance 2019.
22nd National Conference on E-Governance 2019. Then there is National Youth Summit 2019. National Youth Summit 2019. Then there is first National Conference on Cybercrime, Investigation and Forensic. First National Conference on Cybercrime, Investigation and Forensic. इससे आपको आपका सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है. और आई गेस आपके जो शॉर्ट नोट्स बनते रहेंगे वो आपके एमसीक्यू में बहुत काम आएंगे. जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है ना कि इसमें से ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, सिर्फ आप उसकी नोटिंग करते रहेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है. उसको आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार वो चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी. तो फर्स्ट चीज़ हमने क्या देखी? इंटरनेशनल बॉडीज. सेकेंड हमने देखा नेशनल बॉडीज. थर्ड हमने देखा समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस. फोर्थ नोट कीजिए. अब मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, मैं बोलती जाऊंगी, बस आप पॉइंट वाइज नोट कर दीजिए. फोर्थ टॉपिक जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो रहेगा बिजनेस पर्सनालिटीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स. बिजनेस पर्सनालिटीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स. फिफ्थ बुक्स एंड ऑथर्स. किसने कौन सी बुक लिखी, उसका ऑथर कौन था, कौन अवार्ड जीता उसमें, बुक ऑफ प्राइज अवार्ड किसको मिला, बहुत सारी चीजें. बुक्स एंड ऑथर्स. फिर नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो होगा स्पोर्ट्स. करंट अफेयर्स ऑन स्पोर्ट्स. नेक्स्ट है लैंग्वेजेस एंड नेशनल सिंबल. हमारा फ्लैग, हमारा नेशनल टाइगर, सॉरी नेशनल एनिमल, बर्ड और कुछ सिंबल, रुपीस का नया साइन, बहुत सारी चीजें. बहुत सिंपल सिंपल चीजें, आपको आधी चीजें पता भी होंगी, बट कुछ टेक्निकल चीजें जो आप नई नई जानेंगे वो आपको ध्यान रखनी जरूरी है. सो लैंग्वेज एंड नेशनल सिंबल. नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स. द बिग अवार्ड किसको मिला, कौन सा ऑनर किसको मिला, इसमें हम वो डिटेल्स पढ़ेंगे. अवार्ड्स एंड ऑनर्स. ये अवार्ड में आईफा अवार्ड कवर नहीं होता है. अवार्ड्स एंड ऑनर. नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी. इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या होता है उसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप अभी सिर्फ नोट कर लीजिए. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर. आई होप आप सबने ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा. आप अगर इसको इंडेक्स वाइज बना दिए होंगे तो ये आपके चैप्टर 1 का कंटेंट है. वैसे ही चैप्टर 2, 3 और 4 का कंटेंट भी आपको बनाना है. फिर आप उसमें पेज नंबरिंग दे देंगे उसके डिटेल कंटेंट को रेफर करने के लिए, तो दैट वुड बी सो इजी फॉर यू. अगर आप अब चाहें तो 2, 3, 4 के लिए आप पेजेस छोड़कर इस चैप्टर के डिटेल कंटेंट को नोट डाउन करने के लिए रेडी हो जाइए, या एज यू विश यू वांट टू क्रिएट योर नोट्स, दैट इज ऑन योर ओन. आई एम गोना स्टार्ट विद चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल बॉडीज का. फर्स्ट थिंग IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ओके, नाउ IMF क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ओके, अगर मैं आपको बुक की तरफ लेके जाऊंगी कि क्या होता है, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी. ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप ये मानिए कि जैसे एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी में बहुत सारे घर होते हैं. ओके, हर एक घर को आप एक कंट्री मानिए और उन सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाई जाती है. तो उस बॉडी में भी एक ही जन सारा काम नहीं करता है. किसी को कुछ काम डेलीगेट किया जाता है, किसी को कल्चरल इवेंट को हैंडल करने के लिए दिया जाता है, किसी को फाइनेंशियल इवेंट को हैंडल करने के लिए दिया जाता है. तो सब लोग अपना काम को डेलीगेट करके रखते हैं. इसी अप्रोच से एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया गया था. उनका ये मानना था, उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि हम कंट्रीज को जोड़ेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे. अब हमारा ऑब्जेक्ट ये रहेगा कि हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड करती रहे, हर एक कंट्री के बीच में बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन रहे, एक मॉनेटरी वैल्यू मेंटेन रहे,
इंटरनेशनल ट्रेड को हम और बढ़ाएं ताकि सारी कंट्री इक्वली ग्रो करे, पॉवर्टी को हम रिमूव कर पाए और जो कंट्री पीछे है उनको हम एक लेवल तक लेकर आए, तो एक पीस के साथ पूरा वर्ल्ड ऑपरेट कर पाएगा। उनका मेन मोटिव ये था। तो आईएमएफ के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सबका जो प्राइमरी मोटिव है वो है मॉनेटरी या फाइनेंशियल एस्पेक्ट। ओके, ये एक आपको समझ में आया कि आईएमएफ क्यों बनाया गया। अब और चीजें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 189 कंट्री साथ मिली थी। मतलब अब जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना तो कौन कौन इंटरेस्टेड था, ऐसे करके 189 कंट्रीज बोले कि हम इंटरेस्टेड है एंड वी विल ज्वाइन। सो दैट 189 कंट्रीज ज्वाइन टुगेदर। अब एक साथ में तो आ गए, जैसे एक हेड होता है वैसे आईएमएफ का भी कोई हेड होगा। So IMF का managing director, that is MD, is Christiana Georgia. I'm telling the name, you just note it down if you want because this is not in the book. Book में जो है उसके अब वो तो मैं आपको दिखाऊंगी, उसके अपार्ट की है। तो IMF आप लिख लीजिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए MD, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज IMF, is Kristalina Georgieva, Kristalina, Kristalina Georgieva, Georgieva. Then second point note कीजिए, chief economist of IMF is Geeta Gopinath, an Indian. GITA, Geeta Gopinath. ओके, अब ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था, IMF was created in 1945, but actually it was 27 December 1945. ये मिसिंग पॉइंट है बुक में, आप नोट कर सकते हैं। It was created in 27 December 1945. And how many countries are in it? Till date, it's 189 countries. आप नोट करते जाइए। पहला पॉइंट उसका MD, सेकेंड चीफ इकोनॉमिस्ट, थर्ड फॉर्मेशन की डेट क्या है 27 दिसंबर 1945, नंबर ऑफ कंट्रीज 189। ऑब्जेक्ट IMF का मैंने आपको बताया, ये देख लीजिए यहाँ पे, IMF ऑर्गेनाइजेशन है 189 कंट्रीज का, वर्किंग टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, फॉर सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फॉर फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड और स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखेंगे तो हाई एम्प्लॉयमेंट होगा, एक इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और उससे रिड्यूस होगी पॉवर्टी। ये लॉजिकल है बहुत, अगर आप कुछ भी देखेंगे ना तो बहुत लॉजिकल है। अगर मॉनेटरी स्टेबिलिटी हो जाएगी, पैसा आ जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड मेंटेन होगा, तो इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगी तो पॉवर्टी हटेगी। बहुत ही बेसिक थिंग है। अगर आपके बुक में एग्जाम में अगर IMF के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ आता है तो आप उसको बहुत लॉजिकल सोचेगा कि जो फाइनेंशियल टर्म से रिलेटेड है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, वो उसके ऑब्जेक्टिव में। और जैसे ग्लोबल पीस वाला पॉइंट आ गया, तो अगर आप एक क्लियर करना चाहते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट है IMF की, तो सब कुछ मॉनेटरी रिलेटेड ही है। तो आप ये वाले जो पॉइंट है, ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड, हाई एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, ये बेसिक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। फिर अगर इसके अलावा कुछ आता है तो वो IMF के एम्बिट में कवर नहीं होगा। ओके, कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो IMF पहले आगे आता है। उसके अलावा IMF बिलीव्स इन कांस्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉनेटरी। मतलब इनका मानना क्या है, एक पूल बनाते हैं, जैसे मॉम डैड BC किटी नहीं खेलते हैं, वैसे ये लोग एक पूल बनाते हैं जिसमें हर 89 कंट्रीज एक कंट्रीब्यूशन देता है। फिर इस पूल ऑफ मनी में से जब जिसको जरूरत होती है वो बोरो करता है एट अ इंटरेस्ट रेट। अब फ्री फोकट तो देंगे नहीं, एक इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी में, कौन सी कंट्री में कितने क्राइसिस हो रहे हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है, वो कितना केपेबल है, कितनी जरूरत है, तो उस हिसाब से इनका इंटरेस्ट रेट वैरी करता है।
कभी कभी जीरो इंटरेस्ट रेट पे भी दे दिया जाता है, कभी कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है, कभी नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। तो टाइप ऑफ लोन होते हैं, जैसे बैंक ऑपरेट करती है वैसे IMF, RBI, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये थोड़ा मॉनेटरी वाइज ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए काम करता है। ओके, सो इनका एक अगर एक टेक्निकल टर्म पे तो मैं आपको बोलती जा रही हूँ, आप लिख लीजिए कि IMF countries contribute funds to a pool as per the quota system. Countries contribute funds to a pool as per a quota system from which countries can borrow money. ऐसे ये एक्चुअली ऑपरेट करता है, जो आपको बुक में नहीं लिखा होगा। मैं रिपीट कर दे रही हूँ, countries contribute fund to a pool as per a quota system, QUOTA, quota system, from which countries can borrow money as per their need. Okay, moving forward, अब मैं आपको बुक में दिखाती हूँ कि क्या है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बोलती जाऊंगी, आप नोट करते जाइएगा। IMF का फुल फॉर्म आया होगा, आपने लिख लिया हो कि 189 कंट्रीज है, लिख लिया हो। बाकी ये चीज़ें का शॉर्ट फॉर्म आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वरना आप ध्यान में रखना चाहें तो लिख लीजिए। ये 1945 को 27 दिसंबर में हुआ था, ठीक है। IMF is governed by and accountable to 189 countries that make up a near global membership because more than half of the countries इसमें जुड़ी हुई है। आगे, IMF प्राइमरी पर्पस है टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, जैसे मैंने बताया था, इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। ओके, द सिस्टम ऑफ व्हाट? सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट्स, इंटरनेशनल पेमेंट्स, enables country to transact with each other। इनका मेन मोटिव क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड। तो एक वो पेमेंट, इंटरनेशनल पेमेंट का मोड, इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट का मोड को स्टेबल रखते हैं, सो दे कैन इजीली ट्रांजैक्ट विद ईच अदर। द फंड्स मैंडेट आर अपडेटेड इन 2012 टू इंक्लूड ऑल मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेक्टर इशूज दैट बियर ऑन ग्लोबल स्टेबिलिटी। नाउ, किस किस पर्पस के लिए लोन मिलेगा, ये उससे रिलेटेड पॉइंट है। तो वो ये बोल रहे हैं कि ग्लोबल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जो जो इश्यूज, फाइनेंशियल सेक्टर जो वाले इश्यूज तो हैं ही, और उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी इश्यूज को उसमें ले लिया है जो इम्पैक्ट डालते हैं ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए। वो इश्यूज अगर आएंगे तो दे आर अपफ्रंट फॉर गिविंग अ लोन। ओके, नाउ फन फैक्ट्स, फास्ट फैक्ट्स, व्हाटएवर यू कैन से, ये चीजें आप नोट कर लीजिए। पहले मैंने बताया था कि ये 189 कंट्रीज हैं, एज यू कैन सी। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC। नोट कीजिए, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, दैट इज इन USA। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कितने मेंबर्स हैं? 24 डायरेक्टर्स। 24 डायरेक्टर्स, नोट इट डाउन, देयर आर 24 डायरेक्टर्स, ईच रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल कंट्री और ग्रुप ऑफ कंट्री। हालांकि उसमें 189 कंट्रीज है, लेकिन जरूरी नहीं है 189 मेंबर्स हो। एक कंट्री को एक पर्सन रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर मल्टीपल ग्रुप कंट्रीज को एक पर्सन रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इन ऑल एट प्रेजेंट देयर आर 24 डायरेक्टर्स। IMF से लार्जेस्ट बोरोवर्स कौन से हैं? अर्जेंटीना, यूक्रेन, इजिप्ट एंड ग्रीस। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो आप AUGE, आई थिंक दिस इज अ एक्चुअल वर्ड, अगर आपको पता हो तो, और आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस, इजिप्ट। फिर ये ज्यादा लार्जेस्ट बोरोअर, मतलब IMF से अभी तक के लिए जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लिया हुआ है, बोरो किया हुआ है, वो ये 4 कंट्रीज हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी ने बोरो नहीं किया है, पर ज्यादा अमाउंट का बोरो नहीं किया है। लार्जेस्ट बोरोअर ये 4 है। उसके बाद लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी लोन्स। प्रिकॉशनरी लोन्स मतलब बहुत सारे टाइप ऑफ लोन होते हैं, दीज आर वन ऑफ द टाइप जिसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा वैरी करता है। उसमें मेक्सिको, कोलंबिया और मोरक्को है। मेक्सिको, कोलंबिया, मोरक्को प्रिकॉशनरी लोन बोरोवर्स हैं, लेकिन लार्जेस्ट बोरोवर ऑग है, अर्जेंटीना, ग्रीस, यूक्रेन, इजिप्ट। अच्छा, ये CO वाली कंपनी है, CO वाली कंट्रीज है। अगर ऐसे कोई
आ गया ना एमसीक्यू में कि बताओ कौन से प्रिकॉशनरी लोन्स है ऑफ आईएमएफ, तो जहां पे मेक्सिको, कोलंबो, मोरक्को, सीओ वाला एक सॉन्ग जैसा साउंड करेगा, याद करने में आसान होगा। सो ये हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े, ये ज्यादा आने के चांसेस हैं। उसके अलावा अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी एम टू आईएमएफ, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ आईएमएफ क्या है। ओके, जैसे मैंने पहले बताया था, मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, facilitate expansion and balance growth of international trade. Most important point, मॉनेटरी कॉर्पोरेशन तो करना है, लेकिन बैलेंस करना है और एक्सपांड करना है क्या, इंटरनेशनल ट्रेड। फिर प्रमोट करना है एक्सचेंज स्टेबिलिटी, क्योंकि ट्रेड होगा तो पैसे तो एक्सचेंज होंगे, दैट इज एक्सचेंज स्टेबिलिटी। फिर असिस्ट इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट। अब एक्सचेंज स्टेबिलिटी तो लानी ही है, लेकिन और भी वो लोग वेज ओपन करेंगे ताकि वो पेमेंट इजी वे में हो जाए। फिर मेक रिसोर्सेस अवेलेबल फॉर टू मेंबर्स एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट with who are having the payment difficulties. बेसिकली अगर आप एक पेमेंट देना चाह रहे हैं और जो पेमेंट स्टैब्लिश्ड ऑलरेडी है, आप उसको नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि सी इट्स 189 कंट्रीज। प्रैक्टिकली अगर आप सोचेंगे तो 189 कंट्रीज के पास अलग अलग सिस्टम चलता है। जरूरी नहीं है कि एक सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल गूगल ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है, चाइना नहीं यूज करता। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं कि जरूरी नहीं है हर एक कंट्री यूज करती हो। तो आईएमएफ करता है एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना ताकि बैलेंस इजिली हो जाए, फेयर एंड स्क्वायर लगे, और अगर कोई डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो और सिस्टम और तरीके निकाल पाए ताकि एक फेयर डील और इजी पेमेंट हो पाए। दैट वाज अबाउट IMF, द स्टैटिक डिटेल यू नीड टू नो। अब IMF से रिलेटेड रिसेंटली करंट इवेंट्स क्या हुए हैं, अब हम वो देखेंगे। ओके, IMF इन रीसेंट न्यूज। सबसे पहले क्या हुआ था, इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ इंडिया इन 2021। ये स्टार्ट करने से पहले आप स्टैटिक न्यूज में एक और चीज नोट कीजिए, IMF रिपोर्ट इज नोन एज, और हाईलाइट करते हुए लिखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, WEO। IMF एक रिपोर्ट निकालती है जिसको WEO के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब IMF काम कर रही है, 189 कंट्रीज है, तो 189 कंट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प दे रही है, तो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी कमेंट करेगी कि नहीं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक वर्ल्ड की इकोनॉमी का आउटलुक है इन अ रिपोर्ट, जिसमें वो ये देखते हैं कि किस कंट्री की क्या स्टेबिलिटी हो रही है, कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, और वो कैसे ऑपरेट कर रही है। तो रिसेंटली में, मतलब पहले IMF ने क्या किया था, इंडिया की ग्रोथ रेट और इंडिया की कंडीशन देखकर ना, इंडिया का ग्रोथ रेट को ग्रोथ है बोला था, लेकिन बहुत ही शार्पली कट कर दिया था कि ज्यादा नहीं कर पाएगी इंडिया ग्रोथ। लेकिन रिसेंटली उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक प्रोजेक्शन किया है, न्यू प्रोजेक्शन किया है, एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में, डेवॉस में हो रही थी वो न्यूज कॉन्फ्रेंस, अपनी WEO में इंडिया का ग्रोथ रेट 1% से इंक्रीज कर दिया है। उन्होंने पहले बोला था कि इंडिया 4.8% तक का एस्टिमेट है कि इतना ग्रो करेगा, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि नहीं 1% से ज्यादा, 1% उन्होंने बढ़ा दिया, बोल दी 5.8% तक भी वो ग्रो कर सकता है। अब ये हाइक क्यों आया, अगर आपको पता होगा तो रिसेंटली बजट आया था, बजट में कंपनी का टैक्स रेट को स्लैश किया गया था, टैक्स रेट को कम किया गया था, तो उससे उनका एस्टिमेशन है कि इससे इकोनॉमी बहुत बढ़ेगी, तो ये हेल्प करेगा कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसके अलावा मॉनेटरी स्टिमुलाई को इंसर्ट किया गया है, मतलब पैसे लाए गए हैं अपनी इकोनॉमी में, तो उससे भी ग्रोथ बढ़ेगी। इसीलिए उनका जो पहले का एस्टिमेशन था 4.8, अब वो बढ़ा के 5.8 कर दिया गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच शार्पली कट इंडियाज ग्रोथ रेट, जो पहले प्रीवियसली उन्होंने किया था, नाउ हैज प्रोजेक्टेड अ रिकवरी इन 2021। ये जो रिकवरी जो मैं बोल रही हूँ 5.8 की, वो कब की है, 2021 की है। सो एज पर द स्टेटमेंट ऑफ IMF चीफ इकोनॉमिक गीता गोपीनाथ, जो आपने पहले नोट किया होगा कि इनकी चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ है, एक न्यूज कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा था, डेवॉस में हो रहा था। नोटेड डाउन, अ न्यूज कॉन्फ्रेंस इन डेवॉस जहां हुई थी
वहां पे रिलीज किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है कब, जनवरी 2021 को न्यूज कॉन्फ्रेंस हुई थी देवोस में, 2020 में हुई थी देवोस में जनवरी में। जो रिपोर्ट कब रिलीज हुई लेटेस्ट, रिपोर्ट का नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये नोट करना, 3 चीजें, देवोस डेट 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज हुआ था। उसमें वो ये बोले थे कि recovery is expected to come from monetary stimulus that has been put in the system and some of it from corporate tax cut, इससे आएगी stability. So India growth rate expected to shoot up from estimate of 4.8% by 1% to 5.8 in 2021. ये उन्होंने इंडिया का प्रोजेक्शन किया था। तो आप क्या क्या नोट करेंगे, मैं वापस बता देती हूँ। आप क्या क्या नोट करेंगे, आप ये नोट करेंगे कि एक न्यूज कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे चीफ इकोनॉमिक गोपी गोपीनाथ ने बोला, कब हुई थी कि जनवरी 2020 में हुई थी। कहाँ हुई थी, देवोस में हुई थी। क्या रिलीज हुआ उसमें, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज हुआ। उसमें क्या बोला गया कि 4.8% जो एस्टिमेटेड था वो 5.8 हो जाएगा। कब का होगा, वो 2021 का होगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू नो। और ये क्यों होगा, ये आप दिमाग में रखिए कि मॉनेटरी स्टिमुलस हुआ और कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट हुए, इसीलिए होगा। पर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जस्ट नोट इट डाउन। I'm giving you time, 1 minute, जल्दी से नोट कर लीजिए। We'll move forward to next news. Okay, I'm moving forward now. I hope आपने नोट कर लिया। Okay, IMF downgrades world growth, warns of precarious 2020. क्या समझ में आता है इस सेंटेंस से? IMF downgrades world growth, warns of precarious 2020. अगर हमें ये कहीं स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डाउनग्रेड हो रहा है वर्ल्ड ग्रोथ, इसका मतलब ये है कि ग्रोथ ही नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कम होगा पर होगा, पर जितना हम एक्सपेक्ट किए थे उतना नहीं होगा। और क्या कर रहा है, प्रिकेरियस 2020 कर रहा है। प्रिकेरियस मतलब क्या होता है, प्रिकेरियस मतलब विच इज लाइकली टू फॉल। हम जैसे बचपन में ऐसे पहाड़ नहीं बनाते थे, ग्लास से बनाते थे, या कुछ बहुत लंबा बना दिया हो आपने, लंबा सा पहाड़, तो ऐसे गिरा गिरा अभी गिरा। प्रिकेरियस मतलब इट्स प्रिकेरियस टू फॉल, इट्स लाइकली टू फॉल। ओके, और कुछ भी एक चीज ट्रिगर कर जाएगी तो वो बहुत नाजुक सिचुएशन में है और वो तुरंत गिर जाएगा। प्रिकेरियस मतलब दैट। सो व्हाट IMF सेड, IMF cautioned that there is abundance of potential trigger, ऐसी बहुत सारी पोटेंशियल चीजें हो सकती हैं 2020 में जो हमारे वर्ल्ड के ओवरऑल ग्रोथ रेट को फॉल कर सकती है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आ सकती है दैट कैन टर्न नेगेटिव क्विकली, okay, including the possibility of more US tariff on China or on European autos, as well as no deal Brexit and high debt level in many countries. मतलब जो ऑलरेडी हमारे सामने दिख तो रही है कि यूएस ने टैरिफ रेट ऑन चाइना बढ़ा दिया, यूरोप पे बढ़ा दिया, ब्रिटेन ने EU, मतलब अगर आपने रिसेंट पढ़ा होगा तो ऐसे जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वैसे एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन नाम पे, उसमें ब्रिटेन भी थी। अब ब्रिटेन ने बोला कि मैं ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना चाहती हूँ, तो वो एग्जिट कर ली, तो उसको ब्रेक्जिट के नाम से बोला जाता है। तो नो डील ब्रेक्जिट के नाम से एक ये चीज हुई। यूएस ने टैरिफ रेट बढ़ा दिया तो उसके ट्रेड को हिंडर कर दिया, क्योंकि IMF का मेन काम है ट्रेडिंग। और हाई लेवल ऑफ डेब्ट जो बहुत सारी कंट्रीज ले रखी है ये भी बहुत, तो ये सब तो है ही। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल ट्रिगर है जो अगर आ गए, जो ट्रिगर कर गए, तो सिचुएशन बहुत जल्दी नेगेटिव टर्न कर जाएगी और 2020 का ग्रोथ रेट फॉल हो जाएगा। तो उनका ये एस्टिमेशन है। ग्लोबल ट्रेड टेंशन एंड कंटिन्यूड अनसर्टेनिटी
जो टेंशन चल रही है और कंटिन्यूड अनसर्टेनिटी आर सैपिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी. सैपिंग मतलब वीक कर रही है, जो स्ट्रेंथ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको वीक कर रही है. इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्रिकेरियस विच फेस अ प्रिकेरियस 2020, जो 2020 को बहुत प्रिकेरियस हो सकता है. द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वार्नड इन, और ये वार्निंग कब दी गई है, वो जुलाई 2019 में IMF वार्नड ऑफ प्रिकेरियस 2020. यू नीड टू नोट इट डाउन दैट प्रिकेरियस 2020 वाज वार्नड बाय IMF इन जुलाई 2019. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मूविंग फॉरवर्ड, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स आर अंडरकटिंग इन्वेस्टमेंट. ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट अंडरकट हो रहा है, क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है. एंड IMF इज अर्जिंग द कंट्रीज टू नॉट यूज टैरिफ, कि आप टैरिफ पे ध्यान ना देके नेगोशिएशन पे ध्यान दीजिए, ताकि एटलीस्ट ट्रेड तो हो. तो IMF बहुत ज्यादा कंसर्न हो गई है. इन इट्स क्वार्टरली अपडेट, मैंने बताया था रिपोर्ट का नाम होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसका क्वार्टरली अपडेट आया था. उन्होंने उस क्वार्टरली अपडेट पे IMF ट्रिम दी ग्लोबल फोरकास्ट, उन्होंने एक ग्लोबल फोरकास्ट किया जिसमें उन्होंने ट्रिम किया. अच्छा एक सेकेंड, ये ग्लोबल फोरकास्ट इशूड अप्रैल में हुआ था. जो क्वार्टरली अपडेट आया उसमें उन्होंने एक फोरकास्ट किया जो अप्रैल में आया, और उन्होंने ट्रिम कर दिया. क्या? ग्रोथ रेट. ग्लोबल फोरकास्ट इशूड 0.1 से दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, उन्होंने जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थी उन्होंने उसको ट्रिम कर दिया. ओके एक क्वार्टरली अपडेट आया IMF का उस फोरकास्ट में जो अप्रैल में हुआ. उन्होंने जो वर्ल्ड का ग्रोथ रेट था ना उसको 0.1% से ट्रिम कर दिया, और क्या पहुंच गया, 2019 का 3.2% पे पहुंचा और 2020 का 3.5. ये ग्लोबल रेट है, ग्लोबल परसेंटेज रेट है. ओके तो ये तो कम किया ही किया. आगे उन्होंने ये बोला, बट द रिपोर्ट साउंडेड द अलार्म सेइंग थिंग्स कुड गो रॉन्ग, मतलब इसके अलावा भी चीजें और बुरी हो सकती हैं, इसीलिए 2020 प्रिकेरियस है. दे प्रोजेक्टेड ग्रोथ पिकअप इन 2020 इज प्रिकेरियस, की ग्रोथ होना मुश्किल है क्योंकि स्टेबलाइजेशन नहीं है, क्योंकि करेंटली मार्केट स्ट्रेस है. लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि जब तक ये स्टेबिलिटी आएगी तब ग्रोथ आएगा. सो इस न्यूज में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 2020 को प्रिकेरियस बोला गया है IMF ने, और ये वार्निंग दी है जुलाई 19 में. इसके अलावा एक वर्ल्ड ग्रोथ रेट आया था जो 2019 का 3.2 है, 3.5 है 2020 का. ये एक क्वार्टरली अपडेट में आया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में, और ये जो रेट दिए गए हैं वो अप्रैल में आए और 1% से ट्रिम किए हुए हैं. ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए. ये चीजें आपको एक बार खुद भी बुक से पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी. अगर आपको लग रहा है आपको इस बारे में और कुछ जानना है तो आपको गूगल करिए, विकिपीडिया देखिए, आप एक बार नोट कर लीजिए. फिर मैं आपको ऑफिशियल साइट ऑफ IMF भी दिखाती हूँ. कभी कोई न्यू ट्रेंड आता है इंस्टाग्राम पे, कभी देखते हैं कि एक न्यू ट्रेंड शुरू हुआ है, तो उस क्यूरोसिटी में कभी कुछ समझ में नहीं आता तो कैसे तुरंत गूगल से कर लेते हैं, गूगल करके समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस एक्चुअली, हाउ इट इज गोइंग एंड एवरीथिंग. तो ऐसी चीजों में क्यों नहीं, आप पेपर पढ़ना शुरू कीजिए. पेपर में ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी मे बी, पर क्यूरोसिटी लेवल तो बढ़ाइए. आप उसको देखेंगे तो आप जानेंगे कि हाँ ये क्या है, मुझे नहीं पता है. एक एक दिन में आप एक टारगेट पकड़िए, एक टॉपिक लर्न करने का, एक टॉपिक याद करने का, समझने का. धीरे धीरे आपका IQ लेवल इतना खुद ही बढ़ जाएगा. मैं आपको अब IMF, see, this is International Monetary Fund, the official site of IMF. अभी एक्चुअली कोविड-19 बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, तो कोविड-19 का इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है. सो उसके बारे में दिखेगा मोस्टली ऑन साइट.
IMF and COVID-19 emergency fund. पूरा नेट शायद नहीं चल रहा, इसलिए थोड़ा इशू है, बट फॉर नोइंग मोर यू कैन गो एंड वॉच इट. आप उसके बाद में खुद ही जाने, खुद जाने से आपको ज़्यादा याद रहेगा. All I can do is give you a kickstart. Okay, back to the topic. ये था हमारा IMF. Now we will go and start with Asian. A second topic, a second part of our first topic, international bodies. That is the Association of Southeast Asian Nation. Okay, what is Asian? आप पहले full form note कर लीजिए. The Association of Southeast Asian Nation. Okay. इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको पहले बता देती हूँ, आप उसको थोड़ा नोट कर लीजिए. ठीक है, जैसे 189 कंट्रीज थी आईएमएफ में, आप पूरी 189 कंट्रीज नहीं जान सकते, तो वहां पे मैंने आपको ये नहीं बताया कि यहाँ पे कौन सी कंट्रीज में क्या कौन कौन सी कंट्रीज हैं. बट एशियन कंट्रीज क्या है, देयर इज अ पार्ट एशिया. एशिया में साउथ ईस्ट पार्ट, उसमें कुछ कंट्रीज आती हैं, वो आसपास जैसे नहीं होता है कॉलोनी वाइज पड़ोसी आसपास में घुल मिल जाते हैं, कुछ दिक्कत आती है तो पड़ोसी हेल्प करते हैं. वैसे ही मोटिव से एशियन बनाया गया था, जिसमें साउथ ईस्ट के नेशंस एक साथ आए, बिकॉज दे आर कहीं ना कहीं कल्चरली सेम, सो दे वांट टू ग्रो. तो वो अपना एक एसोसिएशन बना लेते हैं कि जो वर्ल्ड बेसिस पे वो ज्वाइन कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक ग्राउंड लेवल पे उनका खुद का एक एसोसिएशन होना चाहिए ताकि वो ग्रोथ में हेल्प करें. किसी भी एसोसिएशन का, किसी भी साथ आने का एक मोटिव होता है कि सब अपना ग्रोथ चाहते हैं, उसके अलावा कोई मोटिव नहीं होता है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होता ही होता है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा कैसे करना है वो उसके बहुत सारे पॉइंट होते हैं. जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मनी के लिए स्पेसिफिक था, वैसे एशियन किसी एक पर्पस के लिए स्पेसिफिक नहीं है, वो ओवरऑल कंट्रीज के ऊपर ओवरऑल ग्रोथ के लिए. इस क्यों है टॉपिक पे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक चीजें आप अभी नोट कर लीजिए. सी मैं जो बोलती जा रही हूँ, मैं जो दिखाती जा रही हूँ, आप नोट करते जाइए. पहले फुल फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एशियन नेशन, दैट इज एशियन. कब स्टैब्लिश हुआ? 8 अगस्त 1967. 8 अगस्त 1967. कहाँ हुआ? बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ. याद रहेगा ये तो, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ. ये डील वजह एशियन एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आया बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू. एक बैंकॉक डिक्लेरेशन था जो ओरिजिनली बैंकॉक डिक्लेरेशन था, जिसको फिर एशियन डिक्लेरेशन दिया गया कि सारी कंट्री साथ हैं, तो एशियन डिक्लेरेशन के नाम से आया. जब एक्चुअल में आया था ना 8 अगस्त 1967 में, तब 5 कंट्रीज थी. कौन कौन सी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड. जब एक्चुअल में आया तो ये 5 कंट्रीज साथ आई. ओरिजिनली फॉर्म्ड बाय 5 कंट्रीज, नोटेड डाउन, ओरिजिनली फाउंड बाय 5 कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड. सारी घूमने लायक सिटी, बड़ी बड़ी. ओके, आपको ऐसे याद रहेगा साउथ ईस्ट की, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड. कब आया? 8 अगस्त 1967 को. कहाँ? बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू. कहाँ पे? बैंकॉक में ही, थाईलैंड में. एशियन नाम है, 5 कंट्रीज के थ्रू फॉर्म हुआ था. अब वो एक्चुअल में 10 कंट्रीज हैं. अब जो 10 कंट्रीज हैं उनका नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड तो था ही, उसके अलावा ब्रुनाई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम. ये सारी कंट्रीज 10 कंट्रीज हैं जो अब पार्ट ऑफ एशियन है. इसको याद करने का अगर मैं तरीका बताऊं तो सिर्फ एक मेमोराइज करने का तरीका है. यू कैन चूज टू गो फॉर इट और नॉट, इट्स एज पर योर चॉइस, बट एक शॉर्ट फॉर्म विल हेल्प यू, आई गेस. सी MBBS, IPL, TV, C.
मलेशिया, बर्मा, जो पहले मैं आपको एक और चीज okay, see, M is for Malaysia, B is for Burma, then again B is for Brunei, S is for Singapore. Sorry, my writing and this, I'm trying not to write, I'm reciting, just listen. Okay. M is for Malaysia, B is for Burma, which is now known as Myanmar. Myanmar, which was previously known as Burma, sorry, but you can you can accept it for short form. So Malaysia, Burma, also Myanmar, Brunei, Singapore. I is for Indonesia, P is for Philippines, L is for Laos, T is for Thailand, V is for Vietnam, and C is for Cambodia. So these are your 10 countries. Okay. अब रिएक्ट करने का तरीका ये है कि एमबीबीएस को ना एमबीबीएस स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं है दिन भर हॉस्पिटल में, तो आईपीएल की मैच देखने वो कैसे स्टेडियम जाएंगे, तो उनको वो आईपीएल क्रिकेट देखने के लिए आईपीएल देखने के लिए उनको वो टीवी में देखना पड़ता है. तो फॉर वॉचिंग क्रिकेट आईपीएल उनको वो टीवी में देखना पड़ता है. गॉट इट? So Malaysia, Burma, also known as Myanmar, Brunei, Singapore, Indonesia, Philippines, Laos, Thailand, Vietnam, Cambodia. ये आपकी 10 countries हैं. आपको याद करने का तरीका है कि आ सकता है कि which is not part of Asian, which is part of Asian. So एक और चीज, Laos is sometimes known as Laos PDR. Burma and Myanmar are one and the same things. And Brunei, Darussalam और Brunei both are the same things. तो ऐसा नहीं करना कि कभी ये आ जाएगा तो बोलेंगे नहीं नहीं सिर्फ ब्रुनाई था, ब्रुनाई Darussalam नहीं था. They are one of the same things. Myanmar, Burma is one of the same thing. Brunei, Darussalam is one of the same thing. Laos PDR is one of the same thing. If you are still in confusion, you can Google it easily. Okay, तो मैंने अभी तक आपको ये बता दिया कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं. उसके अलावा जब आप ये लिखेंगे ना तो बेटर राइट कि पहले 5 कौन सी आई बड़ी बड़ी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड. उसके बाद छोटी छोटी आई ब्रुनाई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम. ओके, लेकिन ये जो आई ना वो बाद में कब कब आई. सो ब्रुनाई दारुस्सलाम की बाजू में लिख दीजिए वो कब आई, 7 जनवरी 1984. फिर आई वियतनाम, कब आई, 28 जुलाई 1995. ये तो आपको याद करना पड़ेगा. Laos PDR एंड म्यांमार दोनों साथ में आया, दैट इज 23 जुलाई 1997. एंड कंबोडिया कब आया, 30 अप्रैल 1999. तो आप डेट्स लिख लीजिए कि ये कंट्री बाद में कब कब ज्वाइन की है, बिकॉज इसमें दिया है टेरिंग, वरना इतना याद करना नहीं था, बट अब क्योंकि दिया है तो जस्ट नोट इट डाउन. अगर आप बार बार पढ़ते रहेंगे आपको खुद ही याद हो जाएगा. नॉट अ बिग डील. जस्ट नोट इट डाउन फास्ट प्लीज एंड आई गो फॉरवर्ड. एशियन आया, बैंकॉक थाईलैंड में फॉर्म हुआ, हेडक्वार्टर भी वही, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आया. हेड ऑफिस कहाँ पे है वो इसमें मेंशन नहीं है. एक और चीज़ है इसके बाद लिख लीजिएगा, हेड ऑफिस ऑफ एशियन इज इन जकार्ता, इंडोनेशिया. JAKARTA, जकार्ता, इंडोनेशिया. हेडक्वार्टर वहां पे है एशियन का. सॉरी अगर मैंने पहले बोला था कि वहां पे बैंकॉक, नहीं, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है, वो भी नोट कर लीजिए. जकार्ता में हेडक्वार्टर है. बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आया था, पर ये अंडर बैंकॉक डिक्लेरेशन एशियन वाज फॉर्म्ड. आई होप आप सबने ये सब नोट कर लिया होगा. आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. इसमें हम ये सारी चीज पढ़ चुके हैं कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न established on 8 August 1967, Bangkok, Thailand में signing Asian Declaration that was previously known as Bangkok Declaration, originally known as by founding countries, 5 countries जो 5 to 10 हो चुकी हैं. 10 countries का नाम भी ये सब है और वो कब कब आई वो भी आपने नोट कर लिया है. ओके, अब पर्पस क्या, तो अब आस पड़ोसी मिले हैं तो दुनिया जाकर सारा पर्पस कवर करेंगे एक दूसरे की हेल्प करने में. तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा ही, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल कल्चर इकोनॉमिक सब होना. फिर
उससे क्या होगा? इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथ द फाउंडेशन एंड प्रॉस्पर पीसफुली कम्युनिटी। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एक दूसरे के साथ पीसफुली रहना शुरू करें, मेन मोटिव ये, ताकि कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक ग्रोथ ये सब हो पाए। सेकेंड, टू प्रमोट रीजनल पीस और स्टेबिलिटी बाय अबाइडिंग रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। यूनाइटेड नेशंस नाम का भी एक इंटरनेशनल बॉडी है, बहुत बड़ा, उसमें भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो वो वाले रूल्स को फॉलो तो करेंगे ही, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो वी विल क्रिएट एंड फॉर्म आर रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। हम लॉ एंड जस्टिस को भी अबाइड करेंगे, यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल को भी अडर करेंगे। इनका फिर सेकंड पॉइंट ये था। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, आप इनका की पॉइंट को नोट करते जाइए। अडर द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, प्रमोट एंड रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। The third, to promote active collaboration and mutual assistance on matter of common interest। अगर हमारा कोई common interest होगा तो हम मिलकर उस चीज को complete करेंगे। Common interest in field of what? Economic, social, cultural, technical, scientific and administrative field, everything। पूरा बड़ा ambit है, बहुत बड़ा ambit है। Moving forward, आगे क्या? To provide assistance to each other, assistance to each other in the form of training and research फैसिलिटीज। एक दूसरे को ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज में हेल्प करेंगे, भले वो एजुकेशनल पर्पज के लिए हो, प्रोफेशनल हो, टेक्निकल हो, किसी भी के लिए हो। फर्दर, टू कोलैबोरेट फॉर मोर इफेक्टिवली ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। अगर हम अगर कोई इंडस्ट्री में कर रहे हैं, हमारी एग्रीकल्चर चीज आ रही है, क्योंकि हम सेम पार्ट में है, तो हम एक दूसरे को प्रमोट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे और एक्सपांड करेंगे ट्रेड। बेसिकली ट्रेड एक्सपांशन है, एक्सपांड द ट्रेड, ओके, ताकि जो मेरे पास है वो तुमको मिल जाए, जो तुम्हारे पास है वो मुझे मिल जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रमोट साउथ एशियन स्टडीज, एक्सचेंज स्टूडेंट्स प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग, इसके थ्रू ग्रोथ ज्यादा होगी। प्रमोट साउथ एशियन स्टडीज, क्योंकि जाने के लिए हम आसपास की पढ़ाई, अपनी एरिया की पढ़ाई और पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स यही रहेंगे, ग्रोथ यही रहेगी, पढ़े हुए स्टूडेंट्स, न्यू यूथ एंड एवरीथिंग। To maintain close beneficial cooperation with existing international and regional organization with similar purpose। मतलब हम एशियन मतलब एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म हो गई, अब हम एक दूसरे के साथ तो पीस में रहेंगे ही, अब एशिया को हम दूसरे नेशंस के साथ भी कोलैबोरेट करेंगे और उनके साथ पीस मेंटेन करेंगे। मतलब हम सब मिलकर किसी और के साथ करेंगे तो वो बेनिफिट हम सबको मिलेंगे, इस टाइप का। और ऐसा ही उन्होंने इंडिया के साथ किया है, तो इंडिया एशियन पैक्ट है और उसके समिट होते हैं, जो रिसेंटली में हुआ भी है। उसमें मोदी जी ने बहुत सारी पार्टनरशिप के बारे में, बहुत सारी हेल्प के बारे में दिया है, तो किसी एक कंट्री नहीं, पूरे एशियन कमिटी को मिलेगा। वही लिखा है, टू मेंटेन क्लोज एंड बेनिफिशियल कॉर्पोरेशन विद एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर एम एंड पर्पस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एशियन मेंबर्स बता दिए कौन कौन से हैं, ये मैंने पूरे आपको बता दिए हैं। एक बार इसको रीड कर लीजिए, देख लीजिए। आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया है, MBBS। म्यांमार, बर्मा एक ही होता है, वो दोनों नाम से जाने जाते हैं, म्यांमार, बर्मा। M ये B, फिर ब्रुनाई दारुसलाम B, ऐसा का सिंगापुर, फिर IPL दैट इज इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड लाओस, PDR। फिर C से आपका क्रिकेट हो गया, कंबोडिया, जो उनको टीवी पे देखना पड़ता था, थाईलैंड एंड वियतनाम। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं आपको इसकी साइट है, आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ, पर मोर देन दैट अगर मैं बोलूँगी, अगर आप विकिपीडिया पे जाके देखना चाहें तो विकिपीडिया पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये आपका एशिया, ओके, मैं आपको वर्किंग मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी। हम पहले जो रिसेंट इवेंट्स ऑफ एशियन है उसकी तरफ चल देते हैं। सम नेटवर्क इशू में भी रिसेंट में न्यूज़ में था, वो क्यों था, और ये पॉइंट्स आ सकते हैं, तो आपको इनको भी नोट डाउन करना पड़ेगा। कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई, कब हुई, कौन आया था, क्या डिसाइड हुआ, इसमें आपको वो सब मिलेगा। ओके, सो एशिया का 35th एशियन समिट हुआ था।
35th एशियन समिट हुआ था, इसमें वो कहाँ हुआ था? वॉज हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड, और कब हुआ था? 1st to 4th नवंबर 2019 में हुआ था। मैं अब आपको बताती जाऊंगी, आप नोट करते जाएंगे। आई एम नॉट यूजिंग द पेन बिकॉज सम टेक्निकल ग्लिच इन इट। ओके, जो 35th एनुअल समिट हुआ था 1st to 4th नवंबर 2019 में हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, एंड थाईलैंड वाज होल्डिंग द रोटेटिंग चेयर। व्हाट डू यू मीन बाय रोटेटिंग चेयर? इन अ मीटिंग, रोटेटिंग चेयर मीन्स कि जो होल्ड कर रहा है वो बोलता है, और द विजिटर्स इन द मीटिंग दे जस्ट लिसन, दे आर नॉट, no one is speaking apart from the person holding the chair. So in this meeting, Thailand was holding the rotating chair, which after Thailand will tell where it will be, मतलब इसके बाद कौन होल्ड करेगा. So Thailand held the rotating chair of the meeting. So सिर्फ Thailand बोला and everyone was the guest, they were just listening. After that, this was of Asian 2019, and now Vietnam in 2020, Vietnam will hold the rotating chair. You need to know in 1935th Asian Summit हुआ था, वो 2019 में हुआ था, 1st to 4th नवंबर में हुआ था. Thailand was holding the rotating chair, बैंकॉक में हुआ था. 2020 में 36th Asian Summit होगा. 19 में 35th हुआ था, 2020 में 36th होगा जो वियतनाम होल्ड करेगा. और थीम क्या था? एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी. पार्टनरशिप को एडवांस करना फॉर सस्टेनेबिलिटी, दैट वाज द टॉपिक ऑफ द मीटिंग. ओके, अब इस दौरान इंडिया भी वहां गया था और इंडिया एशियन समिट भी वहीं हुआ. 3rd नवंबर को हुआ 2019 बैंकॉक में, जब 1st to 4th 35th समिट चल रहा था एशियन का. उसमें इंडिया गया था, जो जहां पे 16th इंडियन एशियन समिट हुआ. उसी समिट में इंडिया भी गया, और इंडिया और एशियन का वो 16th समिट था जो 3rd नवंबर को बैंकॉक में हुआ. और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या क्या बोला? नरेंद्र जी ने बोला कि उन्होंने कमिटमेंट दिया, कमिटमेंट टू फर्दर स्ट्रेंथ द पार्टनरशिप, क्योंकि मोटिव क्या था? पार्टनरशिप, एडवांसिंग द पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी. तो उन्होंने ये आश्वासन देके आया है, कमिटमेंट देके आया है कि हमारी पार्टनरशिप आगे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी. पर स्ट्रांग हाउ? स्ट्रॉन्गर इन सरफेस, मरीन टाइम, एयर कनेक्टिविटी एंड डिजिटल लिंक. बहुत ही फिल्मी बात है अगर देखा जाए तो. हमारी पार्टनरशिप कहाँ स्ट्रांग होगी? सरफेस में भी स्ट्रांग होगी, मरीन टाइम मतलब पानी में भी स्ट्रांग होगी, एयर में भी, हवा में भी होगी, और डिजिटली भी होगी. मतलब एनी एस्पेक्ट में हमारी पार्टनरशिप स्ट्रांग होगी, अगर याद करना है तो ऐसे. ओके, इंडिया वेलकम द रीसेंट डिसीजन रिव्यू. India welcomed the recent decision to review the Indian-Asian FTA. For FTA means Foreign Trade Agreement. ठीक है, द ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड एशिया, उसको रिव्यू करेंगे. कुछ पॉसिबिलिटीज अगर इम्प्रूव करनी है तो इम्प्रूव करेंगे, तो इसको भी कंसिडरेशन में लिया गया. उसके अलावा पार्टनरशिप जो स्ट्रेंथ करना था, जो हवा, पानी, सरफेस, सब जगह वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोल रहे थे, उसमें मेनली उन्होंने मरीन टाइम पे फोकस किया है. मरीन टाइम में सिक्योरिटी बढ़ी जाएगी, मतलब पानी के जो बॉर्डर्स होते हैं, जो हमारा, अगर आप देखेंगे तो हमारे पानी में बॉर्डर्स होते हैं कि इंडिया कितने पार्ट तक है. ऐसा तो नहीं है सिर्फ लैंड तक है, हमारा इंडिया पानी तक पे भी स्टैब्लिश्ड है. तो एक कुछ नॉटिकल स्ट्रोक होते हैं कि हमारा वो एरिया एलोकेटेड, दैट इज कॉल्ड एज इंडिया. सो वो बोल रहे हैं कि जो सिक्योरिटी इन मरीन टाइम है उसको वो स्ट्रॉन्ग करेंगे. ब्लू इकोनॉमी एंड ह्यूमैनिटेरियन एड. ब्लू इकोनॉमी मतलब जो ट्रेड वाटर्स में किया जाता है. वाटर्स मतलब पानी में से बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट होती हैं, जिनको हम एक्सप्लॉइट करते हैं, कुछ चीजें सस्टेन करते हैं. तो पानी से रिलेटेड, पानी में हुए जाने वाले ट्रेड को, उससे जो निकलती चीजें हैं उसको यूज और उसको कैसे सस्टेन करना है, दैट इज ऑल कॉल्ड ब्लू इकोनॉमी. उसके लिए ध्यान दिया जाएगा, एंड ह्यूमैनिटेरियन एड पे ध्यान दिया जाएगा. उसके अलावा एक और चीज बोली गई थी कि बोथ साइड अग्री टू कंटिन्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिल्ली डिक्लेरेशन. रिसेंटली दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, जिसमें एशियन इंडियन कम्युनिकेटिव समिट, एक एज अ आउटकम ऑफ इंडियन एशियन कम्युनिकेटिव समिट में एक दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था टू मार्क 25th एनिवर्सरी ऑफ एशियन इंडिया डायलॉग रिलेशन इन जनवरी 2018. मोदी जी ने जो समिट हुआ, जो 3rd नवंबर को हुआ था बैंकॉक में, इंडिया एशियन में, उसमें ये बोला कि जो हमारा दिल्ली डिक्लेरेशन 2018 जनवरी में हुआ था, हम उसको स्टिल कंटिन्यू करेंगे. तो
25th एनिवर्सरी के मार्क पे दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुआ, जो 18 जनवरी को हुआ था, उसका इम्प्लीमेंटेशन दे विल स्टिल कंटिन्यू in order to further strengthen and deepen Indian Asia strategy of partnership in coming years. तो इसमें जो नोट डाउन करने वाले पॉइंट ये हैं कि वो कब हुआ, क्या हुआ, वो तो आपने लिख लिया होगा. उसके अलावा जनवरी 18 को दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था टू मार्क द 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया एशिया डायलॉग. ये चीज आप नोट कर लीजिए एक बार. फिर आज के लास्ट टॉपिक में मैं बढ़ती हूँ. दैट इज 5th एशियन यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट. इसको कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है. एक दो नाम है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है, जो आपको याद रखनी है. एक यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट हुआ था अमंग दी एशियन नेशन. एशिया में जो 10 नेशंस है उसके बीच हुआ था. और वो हुआ था, कब हुआ था ये नोट कर लो. वो 5th एशियन था. पहले ये नोट कर लो कि वो 5th एशियन वीडियो कॉन्टेस्ट था. फिर कब हुआ था? जुलाई 19, 2019 में हुआ था. नोट इट डाउन. 5th एशियन यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट held on July 19, 2019. ये सारे टॉपिक आएंगे अपना एशिया के अंदर ना. कहाँ हुआ था? इन वेंटिना लेओस पीडीआर में हुआ था. उसकी एक सिटी में हुआ था. ओके. और 11th एशियन मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑन यूथ. पर दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, उसके अलावा कौन इस कॉन्टेस्ट हुआ था? कॉन्टेस्ट में कंपटीशन हुआ था. कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, वो नोट कर लीजिए. फर्स्ट वॉज इलिया प्रमाना. इलिया प्रमाना फ्रॉम इंडोनेशिया held the first position. Note it down. Ilia Pramana from Indonesia held the first position. Then Dina C from Singapore, second position. Dina C from Singapore. DEANNASEE from Singapore. Then Anolok Debong. ANOULUCK. ANOULUCK. Debong. DABONG. Anolok Debong from Laos. जिन्होंने कंडक्ट किया था. देना तो था ना उनको भी अवार्ड. तो वो थर्ड है. These were the winner. ओके. अब इसको दे रिसीव द अवार्ड फ्रॉम. अवार्ड देने वाले कौन थे? नाम नोट कीजिए. दे रिसीव द अवार्ड फ्रॉम सोमकियो किंगसाडा. Who was he? मैं बताती हूँ. आप पहले नाम नोट कीजिए. SOMKIAO. सोमकियो किंगसाडा. He presented the award. He is Deputy Secretary General of Laos. क्योंकि वहां पे कंडक्ट हुआ था तो लॉस का डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल भी है. ऑल्सो चेयर ऑफ सीनियर ऑफिशियल मीटिंग ऑफ यूथ. SOMY. सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग ऑन यूथ. SOMY. इनके चेयर ऑफ सीनियर ऑफिशियल भी है. ठीक है. सेकेंड, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियन फॉर एशियन सोशल कल्चर कम्युनिटी कौन है? कुंग फोक. क्योंकि 3 अवार्ड थे, 3 अलग अलग जन दिए होंगे. तो कुंग फोक. KUNGPHOAK. ही इज द डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशिया फॉर एशियन सोशल कल्चर कम्युनिटी कुंग फोक. एंड थर्ड पर्सन है ब्रेन फ्रीडन. BRIN. Brian Frieden of US Mission to Asian. ये 3 जन के नाम नोट कर लीजिए. इनके आप स्टेटस नोट कर लीजिए. शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए. सिर्फ नाम याद कर लीजिए. ज्यादा कंफ्यूजिंग या ज्यादा ट्रिकी नहीं आएगा. सिर्फ आप नाम पढ़ेंगे ना जब 4 ऑप्शन में से, तब आपको खुद ही खुद क्लिक कर जाएगा. तो इतना कोई टेंशन मत लीजिए कि मेरे को ये कैसे होगा, क्या याद होगा. जो आपको याद करने वाली चीजें हैं वो है डेट्स याद करने में कोई इशू नहीं होगा. आप बस उसको कंटिन्यू देखते जाएंगे ना तो आपको याद होता जाएगा. रट्टा मत मारना. बस आप उसको बार बार पढ़ो. टेक्निकली याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. जितनी बार आप लिखोगे, जितनी बार आप उसको रीड करोगे तो हो जाएगा. सबका अपना याद करने का तरीका होता है. ऑफ योर्स. सो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा. बहुत शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ नाम नोट कर लीजिए.
that was our today's first class on current affairs. I hope you enjoyed it, you understood it clearly. All I can say कि करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है, सो प्लीज़ अपने अंदर क्यूरोसिटी जगाइए, क्योंकि जितने क्यूरियस आप होंगे उतने नॉलेजेबल आप होंगे. थैंक यू वेरी मच.